नमस्कार बच्चों, आज आपकी क्लास 9th में पाठ जीवन की मौलिक इकाई जो पहले से ही चल रहा है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है और हम कोशिका के अंगों के विषय में पढ़ रहे हैं। एक एक अंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही कोशिका के एक अंग गुणसूत्र या क्रोमोसोम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये? देखो बच्चों, कल मैंने जब आपको केंद्रक के बारे में पढ़ाया था तो बताया था केंद्रक में क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे जब केंद्रक का विभाजन होता है तो केंद्रक का विभाजन होने में जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये आपस में चिपक जाते हैं और मोटे धागे जैसी या दंड जैसी संरचना बनाते हैं। इसको हम गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमेटिन धागों से बनती है इसलिए इन्हें क्रोमोसोम भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये गुणसूत्र का एक चित्र बनाया है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अगर आपके पास किताब है तो उसमें से भी देख सकते हैं। इसके विभिन्न अंग हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्रोमोनिमेटा है और क्रोमपीय है और पेलिकल है जो इसकी ऊपरी परत है जहाँ ये मिलते हैं एक दूसरे से, सेंट्रोमियर और प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। ये द्वितीयक संकीर्णन है और ये सैटेलाइट है, इसके आगे का हिस्सा आगे वाला। तो इसलिए गुणसूत्र के बारे में हम आगे जानते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि हम सब अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं। क्यों, कैसे? बच्चे, इसका कारण है गुणसूत्र। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो ये गुणसूत्र जब दूसरी कोशिका में जाते हैं तो इनमें कुछ संदेश होते हैं, कोडिंग होती है। उसी के अनुसार दूसरी कोशिका भी पहले जैसे ही समानता रखती है। और जब माता पिता से बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे में माता पिता के गुणसूत्र जाते हैं, जीन उसके वाहक होते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो संरचना है वो हमारे माता पिता के समान है। बंदर के जैसा है, गाय का बच्चा गाय के बच्चे के जैसा है। ये सब गुणसूत्र का खेल है। गुणसूत्र हमारे जो माता पिता की संरचना है उसका जैसा ही हमें बनाते हैं। ऐसा संदेश लेकर वो बच्चे के कोशिका में पहुंचते हैं। तो इसलिए गुणसूत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके खोज करता है स्ट्रॉसबर्गर। बर्गर आ रहा है इसमें, बर्गर से याद रखना। स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी खोज की थी। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े के रूप में मिलते हैं गुणसूत्र। 23 जोड़े कह दो या 46 कह दो। ये गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। डीएनए में ही संदेश होता है और गुणसूत्र का जो मुख्य कार्य है वो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना है। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने गुणसूत्र का आपके सामने एक चित्र बनाया है और गुणसूत्र के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कॉपी में नोट कर लें और फिर मैं आपको कुछ आगे की बातें बताता हूँ। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों, केंद्रक में हमें कुछ ऐसे पदार्थ प्राप्त हुए जिनमें फास्फोरस तो बहुत अधिक मात्रा में था लेकिन सल्फर बिल्कुल भी नहीं था। तो ये प्रोटीन तो नहीं है इसका मतलब, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं उनमें सल्फर होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन सल्फर अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसका मतलब ये पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो फिर ये पदार्थ क्या है? और इनकी जो प्रकृति है वो अम्लों के समान है। जैसे कि अम्ल होते हैं, अम्ल आप जानते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, आपने कक्षा 8 में ये पढ़ा था। तो इनकी प्रकृति अम्ल के समान है और ये प्रोटीन नहीं है और केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों को हमने क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहा बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल। एक बार फिर समझते हैं। केंद्रक में कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए जिनमें फास्फोरस तो बहुत अधिक मात्रा में था, लेकिन सल्फर बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे पदार्थ जिनमें सल्फर होता है उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, जिनमें नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन अब इनमें सल्फर ही नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि ये प्रोटीन तो है नहीं। इनमें फास्फोरस अधिक मात्रा में है। तो ऐसे पदार्थों को जिनकी प्रकृति अम्लीय है, अम्ल जैसा लक्षण है, और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखेंगे। तो ऐसे पदार्थों को हमने क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल कहा। क्या कहा गया बच्चों? ऐसे पदार्थों को न्यूक्लिक अम्ल। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये दोनोदोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी पढ़ाई थी। डीएनए एक स्थायी अम्ल है, जबकि आरएनए अस्थायी। यह डीएनए में परिवर्तित होता रहता है। और डीएनए जो आप जानते हैं, गुणसूत्र भी डीएनए से बनते हैं। डीएनए में कोडिंग होती है, संकेत होते हैं, और वो आनुवांशिकता के आनुवांशिक लक्षणों के वाहक भी होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, कोशिका में पाए जाने वाले अधिकांश चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया, उनके कार्य जाने, उनकी संरचना जानी, कुछ के खोजकर्ता भी जाने। अब एक सबसे बड़ा टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसपे क्वेश्चन बहुत आता है, पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो समय समय पर जब मैं आपको कोशिका के अंग पढ़ा रहा था तो बता भी रहा था कि ये वाला जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता, ये वाला पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। लेकिन फिर कुछ एक साथ कुछ ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट है और बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगी आपको, उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कोशिका भित्ति, ये कोशिका के बाहर का आवरण है जो सेल्यूलोज का बना होता है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसमें कोशिका कलाएं, कोशिका झिल्ली होती है अर्धपार्ग में। इसके बाद हरित लवक। हरित लवक हरे रंग के वर्णक होते हैं। हरा रंग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इनमें पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादपों में होती है, पौधों में होती है, तो इसलिए ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं हरित लवक, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। इसका बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं मिलते, बल्कि जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं। इसके बाद भोजन संचय। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे मंड के रूप में संचित करते हैं। जंतु तो अपना भोजन अपने आप बनाते नहीं हैं, लेकिन भोजन जो वो खाते हैं उनमें जो मुख्य रूप से उन्हें ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। लेकिन जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आ जाता है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हम उसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। किस रूप में संचित करते हैं? पौधे अपना भोजन मंड के रूप में संचित करते हैं कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में जो भोजन का संचय है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इस प्रकार बच्चों, ये अंतिम टॉपिक था इस पाठ का, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो इस प्रकार हमने देखा इस पाठ में कोशिका क्या है, जीवन की एक मौलिक इकाई है। कोशिका से मिलकर सारे जीव पढ़े, संरचना किस प्रकार की है। जो महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर बता रहा हूँ, कोशिका की संरचना बार बार बनाने का अभ्यास करें, उसका चित्र बार बार देखें। किसी चित्र में कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछें,
कोशिका के अंगों के चित्र बनाकर देखें। कोशिका के जो अंग हैं उनकी संरचना के बारे में जानें, कैसी हैं उनकी संरचनाएं, कौन कौन से उनके भाग होते हैं, क्या क्या उनमें मुख्य अंग हैं, और उनके कार्य। बहुत प्रश्नों में कार्य ही पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खोजकर्ता, कार्य, संरचना, चित्र, ये सारी बातें इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको किताब के प्रश्नों के फोटो खींचकर प्रश्नों के माध्यम से बताता रहूँगा। पाठ को बार बार रिवाइज करें, वीडियो बार बार देखें। आपके पास बहुत समय है, लिखने के लिए मैं इतना काम नहीं देता हूँ। 5 क्वेश्चन देता हूँ सिर्फ, वो भी बहुत छोटे छोटे। उन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से जो मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर की बारीकियाँ आपसे पूछता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पाठ को अच्छे से पढ़ें। जितने भी मैंने इसके भाग अब तक आपको पढ़ाए हैं उन भागों को एक बार फिर शुरू से देखें। मैंने पिछली कक्षा में भी यही कहा था आपसे कि जब भी आप देखें तो पहले भाग से देखना शुरू करें। पहले पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, फिर चौथा भाग। क्योंकि जब सारे भाग शुरू से एक साथ देखेंगे तो पाठ अच्छे से समझ में आएगा और प्रश्न करने में भी आपको आसानी होगी। समय बड़ा नाजुक है, लॉकडाउन की स्थिति आप सभी जानते हैं। इस समय का भरपूर उपयोग करिए। अपने सामने, फिर कहता हूँ, अपना लक्ष्य रखिए। क्या बनना चाहते हैं उस लक्ष्य के प्रति अपनी भूख को बढ़ाइए, तभी पढ़ाई में आपका मन लगेगा। मैं जानता हूँ हमारे स्कूल में बच्चे उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको अपना लक्ष्य याद हो, हमारे क्या बच्चे अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का, चाहे वो किसी भी स्कूल के बच्चे हैं। तो सबसे आसान मैंने आपको बताया था कि अपने मन में, अपने जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर ये लिख लीजिए आपको क्या बनना है और कैसे बन सकते हो। तो पढ़ाई के द्वारा ही बन सकते हो, और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। पढ़ लिख कर कुछ बनोगे नहीं तो अपने मम्मी पापा की सेवा कैसे करोगे। तो बच्चों, मेरे द्वारा भेजे गए वीडियोस को बार बार देखिए, प्रश्नों को करिए, उन्हें याद करिए, और प्रश्न अगर आप बना सकते हैं तो वो प्रश्न भी बनाते रहिए। मुझसे अगर कोई प्रश्न पूछना है वो भी पूछिए, ताकि आप इस पाठ को अच्छे से याद ही कर लें। मैं तो कहता हूँ ऐसा पढ़ो कि याद ही हो जाए। और योग से, व्यायाम करके अपनी याददाश्त को भी आप बढ़ा सकते हैं। आप YouTube पर देखते हैं बाबा रामदेव बहुत अच्छे, या कोई और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो याददाश्त बढ़ाने के बारे में बताते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, मैं आज का अपना ये क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।